मित्रों, अब हम मिडिल ईस्ट में खुद को धुरंधर साबित करने की होड़ का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसमें फिलहाल ईरान बाजी मारता दिखाई दे रहा है। मित्रों, ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद पहले मिडिल ईस्ट में बम बरसाए। इसके बाद खुद इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इजराइल की 60% तेल जरूरतों को पूरा करने वाली हाइफा रिफाइनरी पर हमला नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है। ईरान के सफल हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए? क्या ईरान के मिसाइल भंडार और इन मिसाइलों की रफ्तार ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अभी भी अबूझ पहेली है? मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए, हाइफा रिफाइनरी पर हमला करके ईरान ने इजराइल को क्या समझाने की कोशिश की, और हाइफा में प्रोडक्शन ठप हुआ तो इजराइल को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। यानी मित्रों, ट्रंप और नेतन्याहू लगातार ईरान की ताकत को नष्ट करने का दावा कर रहे हैं। आज आपको इन दावों की हकीकत के बारे में भी जानना चाहिए। आज आपको यह भी समझना चाहिए, ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट की जीडीपी को कितना नुकसान हो चुका है और इसकी भरपाई में कितना वक्त लगने वाला है। सबसे पहले आपको हाइफा रिफाइनरी पर ईरान के हमले की तस्वीर देखनी चाहिए। ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद सीधे इजराइल की लाइफलाइन को निशाना बनाया। ईरान ने इस हमले के लिए खैबर शेकन, कियाम, जोल्फागार और कद्र मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल भी किया गया। मिसाइल हमलों के बाद हाइफा रिफाइनरी से धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान ने दावा किया कि इस हमले में हाइफा रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। हाइफा पर हमले की सीसीटीवी फुटेज में क्लस्टर बम गिरते दिखाई दिए। धमाकों के बाद आग लग गई। एक दूसरा वीडियो जो एक कार से बनाया गया, उसमें रिफाइनरी आग और काले धुएं से घिरी दिखाई दे रही है, जिससे बड़े नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। इजराइल ने भी हाइफा पर ईरानी मिसाइलें गिरने और नुकसान की बात स्वीकार की है। इजराइल के मुताबिक मिसाइल हमले से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हुई। इस हमले के दौरान कई इलाकों में बिजली सप्लाई कट गई, जिससे ये इलाका घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा। इजराइल ने रिफाइनरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भी बात मानी है। हालांकि यह भी दावा किया गया कि इसे कुछ दिनों में सुधार लिया जाएगा। ईरान ने इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी अशदोद रिफाइनरी पर भी हमले का दावा किया, लेकिन इजराइल ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की। मित्रों, ईरान ने धमकी दी थी वो अमेरिका, इजराइल और सहयोगियों के तेल को जलाकर राख कर देगा, और अब वो ऐसा कर ही रहा है। इस बीच जो इजराइल दुनिया के सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा करता था, उसकी रिफाइनरी में भी आग लगाकर ईरान ने साफ कर दिया कि इजराइल का कोई भी क्षेत्र उसकी मिसाइलों की रेंज से दूर नहीं। और ईरान में ऊर्जा संकट बढ़ाने वाले हमले हुए तो नतीजे इजराइल को भी भुगतने हुए। मित्रों, आज आपको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। नेतन्याहू कई दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और उस हमले पर बयान दिया, जिसके बाद ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। मैं दो बातें कहूंगा। पहला तथ्य, इजराइल ने असालुयेह गैस कॉम्प्लेक्स पर अकेले कार्रवाई की। दूसरा तथ्य, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमसे आगे के हमलों को रोकने के लिए कहा और हम फिलहाल रुक रहे हैं। मित्रों, मिडिल ईस्ट के तेल पर ईरान के हमलों के बाद जब दबाव बढ़ा तो नेतन्याहू को कहना पड़ा ईरान की गैस फील्ड पर अटैक इजराइल ने अकेले किया था। अब नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं ट्रंप से उन्होंने ईरान के गैस और तेल को निशाना नहीं बनाने का वादा किया है। मित्रों, मतलब साफ है, ईरान अगर आक्रामक कार्रवाई नहीं करता तो शायद उसके तेल और गैस भंडारों पर हमला जारी रहता। पार्स गैस फील्ड से ईरान को घरेलू जरूरत की 75% गैस मिलती है। यहां पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल की उस रिफाइनरी को निशाना बनाया जिसके बगैर इजराइल की तेल जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। आज आपको इजराइल के उस हाइफा रिफाइनरी के बारे में भी जानना चाहिए, जहां पर मिसाइल हमले करके ईरान ने सबको चौंका दिया। डीएनए मित्रों, हाइफा को इजराइल की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी तेल रिफाइनरी कहा जाता है, जो देश के कुल ईंधन का आधा हिस्सा बनाती है। यानी हाइफा में प्रोडक्शन रुक जाए तो आधा इजराइल भी रुक जाएगा। इजराइल गैस के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन क्रूड ऑयल आयात करता है। इजराइल का सबसे बड़ा तेल सप्लायर अजरबैजान है। इसके अलावा रूस, कजाकिस्तान, अंगोला और नाइजीरिया से इजराइल तेल आयात करता है। इजराइल एक छोटा देश है जिसकी रोजाना तेल खपत 2,20,000 बैरल है, लेकिन इजराइल की रिफाइनिंग क्षमता 3,05,000 बैरल प्रति दिन है। यानी वो खपत से ज्यादा तेल रिफाइन कर सकता है। अजरबैजान और रूस से इजराइल आने वाले क्रूड ऑयल को इजराइल की 2 रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है। मित्रों, पहली हाइफा रिफाइनरी
जिसकी क्षमता 1,97,000 बैरल प्रतिदिन है, और दूसरी अशदोद रिफाइनरी जिसकी क्षमता 1,08,000 बैरल प्रतिदिन है। यानी इजराइल का 65% तक तेल हाइफा में रिफाइन किया जाता है और आधे से ज्यादा तेल की जरूरत हाइफा से पूरी होती है। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, ईरान और हमले करके हाइफा रिफाइनरी को पूरी तरीके से ठप कर दे तो इजराइल क्यों पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। हाइफा में हर साल लगभग 98 लाख टन तेल प्रोसेस होता है। इसी रिफाइनरी से इजराइल को 60% डीजल मिलता है और लगभग 55% पेट्रोल की सप्लाई होती है। इसके अलावा हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एविएशन फ्यूल और मिलिट्री फ्यूल की सप्लाई भी हाइफा रिफाइनरी से ही सुनिश्चित होती है। यानी हाइफा रिफाइनरी ठप हुई तो इजराइल में पेट्रोल, डीजल, विमान, ईंधन सब महंगा हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट, हवाई यातायात और सेना की गतिविधियां भी प्रभावित होंगी। हाइफा के क्षतिग्रस्त होने पर दूसरी रिफाइनरी ज्यादा काम करेंगी, लेकिन इससे इजराइल की जरूरतें पूरा नहीं हो पाएंगी। इजराइल ने कुछ दिनों के लिए बैकअप प्लान तैयार किया है, लेकिन यह बैकअप इजराइल को बहुत महंगा पड़ता है। हाइफा के बंद होने पर इजराइल को रिफाइंड तेल आयात करना पड़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ेगा और कीमतें ऊंची रहेंगी। इसीलिए माना जाता है इजराइल में हाइफा के बगैर रोजमर्रा का जीवन और अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। इसीलिए जब इजराइल ने ईरान की ऊर्जा लाइफलाइन पर धमाके किए तो ईरान ने पलटकर हाइफा को निशाना बनाया। मित्रों, ईरान को जब जब मौका मिला उसने इजराइल की ऊर्जा रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की। इससे पहले ईरान ने इजराइल के साथ जून 2025 में हुए संघर्ष के दौरान हाइफा रिफाइनरी पर हमला किया था। फिर मौजूदा संघर्ष में 8 मार्च को हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन अटैक्स किए गए, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद ईरान ने हमले के लिए उन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हाइफा रिफाइनरी क्षतिग्रस्त हो गई। मित्रों, जुलाई 2025 में जब ईरान के हमले में हाइफा रिफाइनरी क्षतिग्रस्त हुई थी, उस वक्त अशदोद रिफाइनरी में मेंटेनेंस चल रहा था। इसलिए इजराइल की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 0 हो गई थी। लेकिन हॉर्मुज चालू होने की वजह से इजराइल को बहुत परेशानी नहीं हुई। इस बार भी ईरान ने हाइफा और अशदोद दोनों रिफाइनरीज पर हमले का दावा किया है। अगर फिर से दोनों रिफाइनरीज एक साथ ठप हुई तो इजराइल को 100% तेल आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से यह तेल आयात भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, इस हमले के बाद इजराइल का यह भ्रम भी टूट गया कि वो इजराइल की मिसाइलों से अपनी रिफाइनरियों को सुरक्षित रख सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान की ताकत खत्म करने का जो दावा कर रहे थे, वो भी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। ईरान आज भी बड़े हमले करने में सक्षम है। इसके बाद ट्रंप के उन बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो आजकल वो रोजाना दे रहे हैं। Our military has virtually destroyed Iran. हमारी सेना ने लगभग ईरान को तबाह कर दिया है। उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, पूरी तरह खत्म। इसमें करीब 3 घंटे लगे। अब उनके पास ना रडार है, ना एंटीक्राफ्ट सिस्टम। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उनकी मिसाइलें 90% तक नष्ट हो चुकी हैं। उनके ड्रोन 85% तक खत्म हो चुके हैं और हम उनके निर्माण कारखानों को लगातार तबाह कर रहे हैं। मित्रों, सुना आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं उन्होंने ईरान की सेना को तबाह कर दिया। उनके पास न हमला करने के लिए मिसाइल बची, ना ही हमला रोकने के लिए एयर डिफेंस। लेकिन इन बड़े बड़े दावों के बीच ईरान ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह सऊदी अरब, कतर, कुवैत और इजराइल में जोरदार हमला किया, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे अपने आप सवालों में घिर गए। मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान की किस ताकत को कम करके आंका और क्यों कहा जा रहा है अमेरिका और इजराइल अब तक ना तो ईरान की सभी मिसाइल सिटी की लोकेशन तलाश कर पाए हैं, ना ही इन मिसाइल्स की ताकत को समझ पाए हैं। मित्रों, हाइफा रिफाइनरी पर ईरान ने जिन मिसाइल से हमला किया, आज आपको उनकी ताकत के बारे में भी जानना चाहिए। इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी को निशाना बनाने के लिए ईरान ने अपनी खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 8 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है, इसलिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है। 1500 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल इजराइल के सभी बड़े शहरों को निशाना बना सकती है। खैबर शेकन 600 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर हमला करती है। ईरान अपनी इस मिसाइल से क्लस्टर वॉरहेड भी लॉन्च कर सकता है। मित्रों, सामान्य बम एक जगह गिरकर एक बड़ा धमाका करता है, जबकि क्लस्टर वॉरहेड हवा में खुलकर 50 से 100 छोटे बम अलग अलग जगह गिराता है, जिससे ज्यादा तबाही होती है। हाइफा में भी ऐसे ही क्लस्टर बम बरसते दिखाई दिए।
मित्रों, ईरान ने आज पहली बार इजराइल पर हमले के लिए कद्र सीरीज के सबसे नए वेरिएंट का भी इस्तेमाल किया, जिसे गदर के नाम से पहचाना जाता है। ईरान की इस मिसाइल की रफ्तार 9 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा है। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, यानी ये पूरे इजराइल में कहीं भी हमला कर सकती है। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है, यानी इस मिसाइल से रिफाइनरी का मुख्य हिस्सा पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इसकी सटीकता को देखते हुए ईरान इसे लंबी दूरी के हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। मित्रों, इजराइल के पास एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ईरान के ड्रोन अटैक और कम रफ्तार वाली मिसाइल्स को रोक लेते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ बरसते क्लस्टर बमों के सामने इजराइल का एयर डिफेंस बेबस है, और इसीलिए ईरान अपनी इन मिसाइल से इजराइल के किसी भी इलाके को निशाना बनाने का दावा करता है। मित्रों, ईरान मिडिल ईस्ट और इजराइल पर 48 घंटे से घातक मिसाइलें बरसा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आज कुवैत पर फिर से ईरान ने मिसाइलें बरसाई। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, जिसके बाद रिफाइनरी की कई यूनिट्स में आग लग गई और रिफाइनरी के कई हिस्सों को बंद करना पड़ा। इस वक्त मिडिल ईस्ट के सबसे संपन्न देशों में ईरान की मिसाइलों का आतंक नजर आ रहा है। कोई भी देश खुद को सुरक्षित नहीं मान रहा है। आज आपको ईरान के हमले से अब तक मिडिल ईस्ट में हुए नुकसान के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, कल हमने आपको कतर की रास लफान LNG सुविधा पर ईरान के हमले की खबर दिखाई थी। आज इस हमले के नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने आ गया, जिसके बारे में बताते हुए कतर एनर्जी के CEO लगभग रो पड़े थे। मित्रों, ईरान के हमलों से रास लफान में जो प्लांट बंद हुए, उससे कतर को लगभग $20 अरब सालाना राजस्व का नुकसान होगा। इस हमले से कतर की LNG क्षमता में 17% की गिरावट आ गई है। कतर ने फिलहाल चीन, दक्षिण कोरिया, इटली और बेल्जियम जैसे देशों के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। कतर एनर्जी ने बताया, हमले से हुए नुकसान की मरम्मत में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमला हुआ है इससे जो मरम्मत इसमें लगेगी, उसमें 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट की GDP को कितना आघात पहुंचा है। ईरान के हमलों से सऊदी अरब के बड़े ऑयल फील्ड और रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ। रास तनूरा और यानूब में प्रोडक्शन बंद हुआ है। अब तक हुए हमलों से सऊदी अरब की GDP 3% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। UAE में हबशान, बॉब ऑयल फील्ड और शाह गैस फील्ड बंद हुई हैं। फुजैरा टर्मिनल प्रभावित हुआ है, जिससे UAE की GDP में 5% गिरावट होगी। ईरान के हमलों से कुवैत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी में आग लगने से रिफाइनिंग और प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे कुवैत की GDP 14% गिरने की आशंका है। मित्रों, सबसे बड़ा संकट यह है कि ना अमेरिका, ना इजराइल और ना ही ईरान युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मिडिल ईस्ट के बुरे दिन अभी खत्म नहीं होंगे।